तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ के बाद अयोध्या का रुख किया है, जहां पर उन्होंने मंच से सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान 8 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी का सुल्तानपुर में कार्यक्रम है। फिर दौरे के आखिरी दिन यानी कि 9 सितंबर को ओवैसी बाराबंकी भी जाएंगे। का भी जिक्र करना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज से यूपी का दौरा शुरू किया। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने ओवैसी पर वार करते हुए कहा कि ओवैसी साहब कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो आजादी के पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग किया करते थे। साथ ही कहा कि ओवैसी के पास प्रदेश के नौजवानों, किसानों और विकास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। उनका मकसद सिर्फ बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने का है। बनकर साहब कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ओवैसी वही काम कर रहे हैं जो हिंदू महासभा के लिए मुस्लिम लीग किया करती थी। दोनों कट्टरता के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चलाते थे और उसके बाद साथ में सरकारें चलाते थे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। एक एडीआर की रिपोर्ट कहती है, ओवैसी साहब ने खुद बताया कि बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी और भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेता विधायक मंत्री हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी उसी तरीके से ज्वाइनिंग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है ओवैसी के पास। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार करना, यही एक मकसद है ओवैसी साहब का। लेकिन लोग उत्तर प्रदेश के गुमराह होने वाले नहीं है। ये ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान बंटवारे की नीति चलने वाली नहीं। बीजेपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीएसपी की आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर के और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। अगर ब्राह्मण सम्मेलन करती है तो मेरा उनसे ये प्रश्न है कि ब्राह्मणों को इतना वो संदिग्ध क्यों बना रही, लगातार ब्राह्मण सम्मेलन करके, यानी ब्राह्मण सम्मेलन ही क्यों? 36 जातियां और भी हैं, उनके भी सम्मेलन कर सकती हैं। तो ब्राह्मणों को लगातार टीका टिप्पणी करके उन पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह उन्होंने लगाया है, मुझे उस पर बेहद आपत्ति है। ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार सदस्य मानती है, उनको सम्मान करती है। हमारा छोटा बच्चा भी 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का अगर हमारे घर में आता है तो उसको देव मानते हैं, उसके हम चरण छूते हैं, उसके पैर धो करके उसको पूजने का काम करते हैं। जो छोटा बच्चा कथावाचक होता है, उसकी आयु 12 वर्ष भरी हो, उसकी हम चरण वंदना करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश की संस्कृति को, देश के हमारे वेदों को, हमारे महर्षियों को, ऋषियों को, संतों को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को जितना सम्मान देने का काम किया है, ये कभी ना दिया है, ना कभी दे सकते। भगवान श्री राम की याद है, सद्बुद्धि आ गई कि राम के चरणों में गए हैं। राम के चरणों में तो जाता उसका कल्याण हो जाता है, तो भगवान उनका भी कल्याण करे, मेरी शुभकामनाएं इनको। अयोध्या हो गए, कल्याण आपका तो नहीं करेंगे? नहीं, वो तो निश्चित रहिए, आप देखते रहिए। ओवैसी जी का कल्याण होगा तो सद्बुद्धि आएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सोमवार की रात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात करी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर यह मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के साथ ही बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की रणनीति पर चर्चा हुई और इसके साथ ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के जल्द समाधान पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों पर जमकर हमला बोला। कहा, गाय और गंगा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इन सरकारों में न गंगा साफ हो पाई है, न गाय का सम्मान हो पाया है। बीजेपी की दोनों ही सरकारें दुनिया की सबसे झूठी सरकार हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र से किसानों की आय दोगुनी करने और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने सहित ग्रामीण विकास की बात कही थी और इन दोनों ही पन्नों को फाड़ दिया है। वहीं शिवपाल के सवाल पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा, उनकी पार्टी छोटा दल है और पहले भी कह चुके हैं कि उनके लिए सीटें छोड़ी जाएंगी। उनके समर्थकों का भी पार्टी सम्मान का ख्याल रखेगी। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया
उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल, पेट्रोल और जरूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। नौकरी रोजगार है नहीं, पुलिस भर्ती कर नहीं पा रहे, फौज में भर्ती कर नहीं पा रहे। मुझे याद है फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे और यही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, नहीं तो आज यहाँ पर लगातार पुलिस की भर्ती हो रही थी। मच्छर खा जा रहे थे। कानपुर के आर्य नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने प्रदेश विधानसभा में प्रेयर रूम की मांग की है। विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि नमाज के लिए सभी विधानसभाओं में प्रेयर रूम होना ही चाहिए। अब अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में और इबादत के लिए कमरा बना दिया जाता है तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि इबादत भी जरूरी है और विधानसभा सत्र भी बेहद जरूरी है। चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी विधायक का क्वेश्चन लगा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छेद का मामला है, उसने लगा रखा है, अब वही उसी समय में मान लीजिए अजान का समय है और वो ना तो क्वेश्चन छोड़ सकता है ना नमाज छोड़ सकता है। और क्योंकि नमाज पूजा ये सब आस्था का विषय है। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करी। उस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के हटते ही प्रदेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही कहा कि जनता भी अब इंतजार कर रही है कि कब वोट डाले और कब सरकार को हटाए। ये जितने खड़े लोग हैं या जिनसे अभी हम मिलके आ रहे हैं, ये सब किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, किस तरह से ठीक होगा? उत्तर प्रदेश तब ठीक हो जाएगा जब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी तब। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत और दहेज को लेकर अहम बैठक करी है और इस बैठक में मुल्क भर के उलेमा इकट्ठा हुए, जिसमें मौलाना राबे हसनी नदवी, मौलाना अरशद मदनी शामिल रहे हैं। बैठक में कई महिलाएं भी मौजूद रहीं। बैठक में दहेज को लेकर कुछ अहम निर्णय लिए गए और कहा गया कि शरीयत के एतबार से निकाह के साथ ही लोगों को दहेज के लिए जागरूक करेंगे। निकाह की तकलीफ को करने का तरीका बताया है, उस तरीके से मुसलमान करें और शादियों में बेजा और रस्म रिवाज जो है उसको ख़त्म किया जाए। और वो रस्म रिवाज जाहिर सी बात है जिनकी की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, उनको निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर उन रस्म रिवाज को ना अपनाया जाए। और उसी के साथ साथ जो जहेज का मुतालबा है, उस जहेज के मुतालबे या जहेज के लेन देन को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, धीरज गर्ग भी वार्ता में मौजूद रहे। तो वहीं अजय माकन ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कौड़ियों के भाव सरकारी संपत्तियां बेच रही है। इसके साथ ही कहा कि सरकार ने पूरे देश में 12 मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाली 20 से ज्यादा संपत्तियों को बेच दिया, यहां तक कि स्टेडियम तक को बेचा जा रहा है। कांग्रेस ने खेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, सरकार उसे निजी हाथों में दे रही है। उन्होंने कहा कि निजीकरण हमने भी किया, पर इस तरह नहीं। लखनऊ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो साई सेंटर है लखनऊ में, यहां पे इसकी कीमत हजारों करोड़ की है। तो ये जमीन तो राज्य सरकार ने एक्वायर करके केंद्र सरकार को दी होगी। सब जगहों के ऊपर ऐसा होता है। तो यहां पे जब पैसा आएगा तो क्या ये केंद्र सरकार के पास रहेगा या केंद्र सरकार इसको राज्य सरकार यानी कि आप सब लोगों को देगा, या केंद्र सरकार ऊपर बैठ करके तय करेंगे कि इसको कहां पे किया जाए?
तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो कि लगता है कि ये सरकार ने जल्दबाजी में केवल अपने चंद मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, मोनोपोलीज क्रिएट करने के लिए देश भर के अंदर ये किया है। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगी। देश भर में जाकर के आज हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और उसके बाद में जमीन के ऊपर उतर करके लड़ने की तैयारी है। और हम लोग पूरी ताकत के साथ जो हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकारों ने बनाया, उसको हम बचाएंगे भी और उसको हम बिकने नहीं देंगे। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के बाद अब भारतीय किसान यूनियन भानु के 3 अक्टूबर को किसान महापंचायत का ऐलान हुआ है और ये महापंचायत फिरोजाबाद जिले के इमलिया में होगी। इस महापंचायत में प्रदेश के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के किसान भी भागीदारी देंगे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने ऐलान किया है कि इस महापंचायत में राजनीति की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ किसानों की बात होगी। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि चुनावी महाभारत में किसान महापंचायत से जो कहा गया उसका कोई मायने नहीं है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पंजाब जेल के बांदा जेल लाने के बाद से लगातार मुख्तार के साथ ही उनके परिजनों और करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनकी पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन और अन्य संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आजमगढ़ में तरवा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त की जाएगी। उनकी संपत्ति का आकलन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के नागरिक उन्नयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिष्टाचार भेंट करी। उन्नयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रदेश में विकसित किए जा रहे एयरपोर्ट्स को लेकर डिटेल में चर्चा करी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मसूरी मॉल रोड स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम में अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के दौरान जमकर नारेबाजी करी। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना था कि कई वर्षों से विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है। संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात कही है। साथ ही कहा कि मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, ये गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन के दिनांक को किया गया था। आज देहरादून में किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग सरकार से ये है कि जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों का एकीकरण किया जाए। जो समान कार्य समान वेतन में कार्य कर रहे हैं उन लोगों को उनका नियमित कर दिया जाए और जो मस्ट्रोल में कार्य कर रहे हैं उन लोगों को समान कार्य समान वेतन पे किया जाए। देश की पहली एवरेस्ट महिला विजेता बछेंद्री पाल को हरिद्वार की हरित धारा संस्थान ने अपना हिमालयन एम्बेसडर चुना है। हरिद्वार में हरित धरा संस्थान की ओर से हरिद्वार में आयोजित पर्यावरण पर आधारित एक गोष्ठी के दौरान बछेंद्री पाल ने कहा कि तथाकथित विकास के नाम पर हिमालय पर्वत में जो बदलाव हो रहे हैं उसका बुरा असर पहाड़ों में भी नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। इसलिए देश में संतुलित विकास होना चाहिए। अपने हिमालय को बचाने के लिए सरकार के साथ हमारा आम जन सहयोग भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि असंतुलित विकास के कारण आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अन्य पहाड़ी राज्यों में पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। बछेंद्री पाल ने हरिद्वार की हरित धरा संस्थान ने अपना हिमालयन एम्बेसडर उनको चुना है। विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे तो मानव जाति के लिए शायद अच्छी बात है। हिमालय में जो चेंजेस हो रही है वो हिमालयन लोगों के लिए ही फायदे और नुकसान नहीं, वो सी लेवल मतलब कलकत्ता तक जहां तक जा रही है वो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे जो पेड़ काट करके जो इरोजन हो रहा है, जो मिट्टी का बहाव हो रहा है, कलकत्ता के पास में एक नया एक न्यू मास ऑफ लैंड वहां पे बन गया है। तो ऐसा नहीं कि हिमालय में बदलाव आ रहे तो हिमालयन लोगों को ही
कोई ही की जिंदगी ही अफेक्टेड हो रही है। उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग एजेंसियों में अवैध नियुक्ति चल रही है। इसका खुलासा करने के लिए कर्नल अजय कोठियाल ने गजब तरीका अपनाया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग में ए स्क्वायर कंपनी के जरिए नौकरी के लिए अप्लाई किया था, तो उनको भी कंपनी ने चौकीदार की नौकरी दे दी। इसके लिए उन्होंने कंपनी को 25,000 रुपए चुकाए। ये पैसे निर्मल सेवा समिति के खाते में जमा किए गए। कर्नल कोठियाल बेरोजगारों के साथ उत्तराखंड सचिवालय पहुंचे। कर्नल कोठियाल ने कहा, बेरोजगारों के साथ मजाक किया जा रहा है और उनसे उनका हक छीना जा रहा है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्कैम के बाद आपने बीजेपी सरकार में आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से अवैध वसूली का भी खुलासा किया है। मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देने आ रहा हूँ। महान है मेरा उत्तराखंड की ये सरकार कि मेरे जैसे लोग उनको भी समझती है कि ये बेरोजगार आ रहे हैं। मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस नहीं देखा गया। हमने अप्लाई करा अपने इंटर की मार्कशीट के साथ में। वहां से कॉल आ गई कि आप एक ट्रस्ट है उसको 25,000 रुपए डोनेट करिए। वो डोनेट तो नाम होता है, लेकिन होता क्या है कि 25,000 रुपए उस ट्रस्ट को दिया जाए। मतलब मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर डायरेक्ट घूस नहीं ले रहा है, डिपार्टमेंट डायरेक्ट घूस नहीं ले रहा है, उस ट्रस्ट के थ्रू ले रहा है। अब हमने 25,000 रुपए दिए, तो ये उसके बाद उन्होंने हमको ये अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। इस अपॉइंटमेंट लेटर में हमको दिया गया, डियर अजय कोठियाल, सिक्योरिटी गार्ड चंपावत। अब क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी गार्ड चंपावत की नौकरी मिली है, यू विल बी पेड अ मंथली इमोल्यूमेंट ऑफ ₹8475 पर मंथ। इतना मेरे को मिलेगा और ये मेरे को मिल गया। अब उसकी उन्होंने कॉपी यहाँ पे अपना जो डिपार्टमेंट उत्तराखंड सरकार का है और यहाँ पे मेरे को चौकीदार की नौकरी करनी है, वो मिल गया मेरे को। ये है वो चिट्ठी कागज, इसमें हमने 25,000 रुपए दिए। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने नारियल फोड़ते हुए मोती बाजार में सीढ़ियों का शिलान्यास किया। इस दौरान मोती बाजार के तमाम व्यापारी मौजूद रहे। मदन कौशिक ने कार्यकारी संस्था RWD के अधिकारियों से समय से गुणवत्तापूर्ण सीढ़ियों का निर्माण कार्य तय समय पर पूरा हो, इसके निर्देश भी दिए हैं। साथ ही विपक्षियों पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। साथ ही आपको बता दें कि बुलंदशहर में शिक्षा विभाग की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। दरअसल विद्यालयों में अध्यापकों की गैरहाजिरी को हाजिरी में तब्दील कर दिया जाता है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने वीडियो की जांच खंड शिक्षा अधिकारी योगेश गुप्ता को कार्रवाई सौंप दी है। साथ ही ये भी कहा गया कि जांच के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण जो है हमारे संज्ञान में आया है, उसकी जांच के लिए हमने खंड शिक्षा अधिकारी को जो है निर्देश दिया है। जांचोपरांत जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कौन से गांव का वीडियो बताया जा रहा है? ये जो है प्राथमिक विद्यालय नवादा। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गांव भलूही में अवैध संबंध के शक में पत्नी और 2 मासूम बेटों की युवक ने गला काटकर सोते समय हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद वो घर से 5 किलोमीटर पैदल चलकर थाने पहुंचा और जुर्म को कबूल भी कर लिया। ये देखकर कुछ देर के लिए थाने में मौजूद पुलिसकर्मी असहज जरूर हो गए। पुलिस को बताया कि पत्नी ने मुझे सुई देकर नपुंसक बनाया है, तो वहीं उसने कहा कि छोटा बेटा मेरी संतान नहीं है। आपको बता दें कि 34 वर्षीय राजेश गुप्ता सिलाई का काम किया करते थे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला समय आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।